आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आइडेंटिटी का मतलब तो आपको पता होगा, आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान, लेकिन डिसोसिएशन ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब हो सकता है? फेमस शायर निदा फाजली ने एक बार लिखा था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इस शायरी का एक्चुअली में एक डीपर साइकोलॉजिकल मीनिंग है, क्योंकि पहले तो हुए आप वो इंसान जो आप असलियत में हो, लेकिन दूसरे हुए आप वो इंसान जो आपको लगता है आप हो। फर्क समझ रहे हो? कोई इंसान यहाँ एक बेवकूफ है, लेकिन उसे लग सकता है कि वो तो एक होशियार और समझदार इंसान है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये इफेक्ट तब देखने को मिलता है जब कोई इंसान अपनी काबिलियत को ओवर एस्टिमेट करता है, जब उसके पास नॉलेज और स्किल की सख्त कमी होती है। तो हिंदी में इसके लिए एक कहावत भी है, थोता चना बाजे घना। लेकिन बेवकूफ होना और इंटेलिजेंट होना तो सिर्फ एक एस्पेक्ट हुआ। डिसोसिएशन ऑफ आइडेंटिटी तब भी हो सकता है जब किसी इंसान को लगे कि वो दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन असलियत में वो सेल्फिश है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, कोई इंसान किसी चीज में बहुत अच्छा है लेकिन उसे लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं है। तो नंबर 1, आप वो इंसान जो असलियत में हो। नंबर 2, वो इंसान जो आपको लगता है आप हो। ये हो गई आपकी सेल्फ इमेज। नंबर 3 है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ, वो इंसान जो आप बनना चाहते हो। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है और जैसी आपकी सोशल कंडीशनिंग हुई है उससे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनका आइडियल सेल्फ हो सकता है एल्विश यादव। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! लेकिन डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति अपने बेटे को बताते हैं कि बेटा, अपार्टमेंट में जो चौकीदार हैं वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तुमसे बड़े हैं, उनको तुम सम्मान से नमस्ते करो। तो उनके बेटे के लिए आइडियल सेल्फ क्या रहेगा? हम्बल और नॉलेजेबल होना। अब यहां पर अगर किसी आदमी की नंबर 2 और नंबर 3 की पहचान में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी आदमी की नंबर 2 और नंबर 3 की पहचान एक दूसरे से बहुत मिलती हो तो उसका हाई सेल्फ एस्टीम होगा, कॉन्फिडेंस काफी ऊपर होगा। क्योंकि ये बात सिर्फ एक सवाल पर आकर अटक जाती है कि आप अपने आप को कितना पसंद करते हो, कितना एक्सेप्ट करते हो। क्या आप जब भी मेट वाली गीत की तरह हो? तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो? बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद को बिल्कुल पसंद नहीं करते? 2018 आई डिड माई स्कूलिंग एंड उसके बाद 1 साल का ब्रेक लेना था बिकॉज कुछ Why do I hate myself so much? सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ और सेल्फ एस्टीम। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स कहते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इन 3 हिस्सों से बनता है और ये 3 हिस्से बहुत सारी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करते हैं। हमारी हैबिट्स कैसी हैं, हमारा आसपास का माहौल कैसा है, हम किन चीजों को लेकर प्राउड फील करते हैं, किन चीजों से हम एम्बैरेस्ड फील करते हैं, हमारे रिग्रेट्स क्या हैं, हमारे सीक्रेट्स क्या हैं, हमें किन चीजों से डर लगता है, क्या हमारे डिजायर्स हैं, क्या हमारी फैंटेसीज हैं। ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई इंसान बहुत खुश दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही सैड और लोनली फील करता हो। जैसे कि काइफी आजमी ने लिखा था, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो सकता है बाहर से कोई इंसान बहुत ही रिलीजियस हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो भगवान में विश्वास ना करता हो सकता है बाहर से कोई इंसान बहुत ही रिस्पेक्टफुल और हम्बल हो और लोगों को लेकर, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने बॉस को लेकर या परिवार के किसी सदस्य को लेकर बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भरी हो। बायोलॉजिकली ये भी हो सकता है कि किसी का शरीर एक आदमी का हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता हो कि वो एक औरत है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी का शरीर एक औरत का हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता हो कि वो एक आदमी है। तो बात मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हमारी पहचान और हमारा माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। कई बार ये होता है कि हमारी अलग अलग पहचानें अलग अलग पर्सनैलिटीज में डिसोसिएट कर जाती हैं। इन अलग अलग पर्सनैलिटीज को ऑल्टर्स कहा जाता है। एक इंसान के 2 ऑल्टर्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इवन 20 ऑल्टर्स भी हो सकते हैं। एक फेमस केस है किम नोबल का, जिसकी 100 से ज्यादा अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। हर एक का अलग नाम, अलग उम्र, अलग जेंडर आइडेंटिटी, अलग टेम्परामेंट, अलग बॉडी लैंग्वेज, इवन दिमाग के अंदर अलग अलग मेमोरीज। आमतौर पर कुछ हद तक बहुत से नॉर्मल लोगों में भी अलग अलग पर्सनैलिटीज देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जब वो समय बिताते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनका बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज काफी अलग होता है एज कम्पेयर टू जब वो समय बिताते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। बात करने का ढंग, इमोशनल टॉलरेंस सब बदल जाता है डिपेंडिंग अपॉन आप किसके साथ हो। लेकिन इस DID बीमारी में ये चीज एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। ना सिर्फ आपका बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर, बल्कि आपका नाम भी बदल जाता है, आपकी उम्र भी बदल जाती है। कुछ लोगों के केस में अलग अलग मेमोरीज भी फॉर्म होने लग जाती हैं दिमाग में। ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि वो अपने माइंड को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं।
इन केसेस में एक मेन पर्सनैलिटी जरूर होती है लोगों की, जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइम उन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। इसे होस्ट आइडेंटिटी या प्राइमरी आइडेंटिटी कहा जाता है। यूजुअली ये वो पर्सनैलिटी होती है जिस नाम के साथ आपने जन्म लिया है, लेकिन कुछ केसेस में आपका एक ऑल्टर भी आपकी होस्ट आइडेंटिटी बन सकता है। जैसे कि किम नोबल के केस में उनकी एक ऑल्टर पेट्रिशिया उनकी प्राइमरी होस्ट आइडेंटिटी बन गई। किम नोबेल की एक 14 साल की बेटी है। जब वो माँ बनकर अपनी बेटी का ख्याल रखती हैं तो वो अपने आप को किम की तरह नहीं देखती, वो अपने आप को पेट्रिशिया की तरह देखती है। किम और पेट्रिशिया के अलावा इनकी और भी आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि जूडी, जूली, एबी, डॉन, केन, बॉनी, हेली। 2017 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी स्प्लिट नाम से, जिसमें इसी चीज को दर्शाया गया था। किम और उनकी बेटी जब ओपरा विनफ्री शो पर गई थी, उनकी 2 बार फिल्मिंग करी गई थी। एक बार जब वो घर पर थे तब किम की पर्सनैलिटी थी पेट्रिशिया वाली, और जब वो शो पर आए तो इनकी पर्सनैलिटी बन गई 15 साल की जूडी। ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि जैसा आप फिल्मों में देखते हो उस तरीके से पर्सनैलिटी नहीं बदलती है अचानक से और बहुत बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से। Can you tell me about yourself? How old are you? I'm 12. इनफैक्ट ज्यादातर टाइम अगर लोगों को पता ना हो तो वो इस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाते। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब जब ये पर्सनैलिटी का स्विच होता है, दूसरी पर्सनैलिटी ने जो चीज करी थी उसकी मेमोरी ही नहीं रहती। तो अक्सर इनकी जिंदगी में ये कभी चाबियां भूल जाती हैं कहीं पर, कभी पिज्जा की डिलीवरी ऑर्डर करा देती हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं होता कि इन्होंने ऑर्डर कराई थी वो पिज्जा की डिलीवरी। कई बार इनकी गाड़ी इन्हें कहीं मिस्टीरियसली बहुत किलोमीटर दूर पार्क हुए मिलती है। एक दिन बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज हुई थी कि पर्सनैलिटी स्विच गाड़ी ड्राइव करते करते हो गया। इनकी 15 साल वाली जूली की पर्सनैलिटी आ गई गाड़ी ड्राइव करते हुए, और इसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो गया। एक ऐसा इंसान जो इस डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफर करता है, उससे खुद नहीं पता होता कि वो इससे सफर कर रहा है। उन्हें बस ये दिखता है कि अचानक से मेमोरी लॉस हो रहा है उनको, या टाइम का सेंस नहीं समझ में आ रहा। उन्हें समझ में नहीं आता कि कुछ घंटे पहले वो कहां पर थे जब उनकी कोई दूसरी पर्सनैलिटी थी। तो किम को जब बताया गया कि वो इस DID डिसऑर्डर से सफर करती हैं, तो पेट्रिशिया और उनकी बहुत सारी और पर्सनैलिटीज ने ये मानने से ही मना कर दिया। उन्हें लगा ये क्या अजीब चीज है, ये नहीं हो सकता। हमें 6 साल तक थेरेपी करनी पड़ी थी उन्हें, तब जाकर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऐसा कुछ हो रहा है। एक बारी उन्हें ये चीज समझ में आई तो धीरे धीरे पजल के पीसेस जुड़ने लगे और उन्हें दिखने लगा कि क्यों वो बार बार टाइम लूज करती जा रही थी, क्यों बीच बीच में मेमोरी में गैप्स दिखते थे। It makes me sad, but I haven't got those memories that she's got. So I'm hearing it like a third person. साइकोथेरेपी की मदद से धीरे धीरे पेट्रिशिया ने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करना शुरू किया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डिसोसिएशन का ऑपोजिट, रीइंटीग्रेशन। अलग अलग ऑल्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की जाए ताकि सारी आइडेंटिटीज एक साथ मिलकर वापस जुड़कर एक आइडेंटिटी बन जाए। जिस समय आर्टिकल लिखा गया था, एज ऑफ दैट टाइम उनकी आइडेंटिटी फुली इंटीग्रेट अभी भी नहीं हुई थी। हर दिन उन्हें 3 से 4 स्विचेस देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उन्होंने समझ लिया था कि क्या ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी स्विच कर रही है। जैसे कि जब भी खाना सर्व किया जाता था, जूडी की पर्सनैलिटी बाहर निकल आती थी। जब भी वो नहाने जाती थी, स्पिरिट ऑफ वाटर की पर्सनैलिटी ओवरटेक कर लेती थी उनकी बॉडी पर। ये चीजें समझकर उन्होंने धीरे धीरे अपने DID सिस्टम को मैनेज करना शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ एनालिस मिशेल, जिसकी कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, वो इतनी फॉर्चुनेट नहीं थी। उन पर 67 एक्सॉर्सिज्म्स किए गए 10 महीने के टाइम स्पैन में, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। क्या रीजन था उनकी मौत के पीछे? कई लोग कहते हैं कि शैतान और बैड स्पिरिट्स नेगेटिव एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं, और इसके सोल्यूशन के तौर पर अक्सर पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं। अक्सर आपको तरीके बताए जाते हैं कि कैसे आप यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को हार्नेस कर सकते हो और नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ लड़ाई कर सकते हो। एक ऐसा ही आइडिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसकी बात द सीक्रेट किताब में करी गई है, अल्केमिस्ट किताब में करी गई है, और इवन ओम शांति ओम में एक डायलॉग है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? आप में से कई लोग मुझे इस टॉपिक पर बात करने को कहते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा ध्रुव राठी एकेडमी पर ये ई बुक द पावर ऑफ यूनिवर्स। इस वीडियो के रिसर्चर और मेरे दोस्त विजेता दहिया ने एक किताब लिखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑरा और कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज पर। इस किताब का फॉरवर्ड मैंने लिखा है और मेरी राय में ये एक बहुत ही यूजफुल किताब है, क्योंकि इससे आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। ये शायद से पहली ऐसी बुक है जिसमें फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ हेल्प को एक रैशनल और साइंटिफिक माइंडसेट से समझाया गया है। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट आता है तो जरूर मैं कहूंगा पढ़कर देखिए। सिर्फ 77 पेजेस की बुक है जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगे आपको ये पढ़ने में।
और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सिर्फ 59 रुपीज में आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है, पावर ऑफ यूनिवर्स और ब्रह्मांड की शक्ति। अब टॉपिक पर वापस आए तो एनालिस की मृत्यु किसी शैतान या नेगेटिव एनर्जी की वजह से नहीं हुई। इसकी मृत्यु हुई स्टारवेशन